दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में जिसमें मैं नीट 2020 की तैयारी आप किस प्रकार करेंगे, उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मेरा अगला जो वीडियो होगा वो वीडियो रीट लेवल 1 और 2 के बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसे आप बाल मनोविज्ञान कहते हैं, उस सिलेबस के यूनिट नंबर 5 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके इस पाठ्यक्रम में रखा हुआ है। इस पाठ्यक्रम में इस टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व है, क्योंकि यूनिट 5 के RT 2009 CC मापन मूल्यांकन और NCF और एक टॉपिक इसमें क्रियात्मक अनुसंधान भी है। इन सभी टॉपिकों में अगर हम इस यूनिट से पूछे जाने वाले 6 क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो उन 6 प्रश्नों में ज़रूर NCF 2005 से आपके 2 से 3 प्रश्न होंगे, क्योंकि हमेशा जब रीट की परीक्षा हुई है, RTET की परीक्षा हुई है, NCF से और RTE से हमेशा प्रश्न हुए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो उन सभी टेट परीक्षाओं के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। CTET, MP-TET, UP-TET और RTET आदि सभी के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जो कि विद्यालयी शिक्षा का भारत के स्कूलों की जो स्कूल एजुकेशन है उसका सबसे नवीनतम दस्तावेज अगर किसी को हम कहेंगे तो नवीनतम दस्तावेज हमारा NCF 2005 ही। ये प्रश्न भी बनता है कि विद्यालयी शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज कौन सा है, तो साथियों उसका उत्तर स्पष्ट होगा NCF 2005। ज़रूर अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, लेकिन अगला हमारा जो पाठ्यचर्या रूपरेखा निर्धारण करने का जो वर्ष होगा या फिर कोई नया दस्तावेज जब भी बनेगा, तो हमारा अगला NCF उसके बाद में फ्रेम होगा। अभी तक हमारी भारत की राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा की पाठ्यचर्या के निर्धारण हेतु सबसे लेटेस्ट अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई फ्रेमवर्क तैयार हुआ है तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ही है। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, NCF एब्रीविएटेड फॉर्म आपको परीक्षा में दिया जा सकता है, संक्षिप्त नाम दिया जा सकता है, और आपसे पूछा जाएगा कि NCF का अंग्रेजी में पूरा नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, N से नेशनल, C से करिकुलम और F से फ्रेमवर्क, जिसकी स्पेलिंग अंग्रेजी में यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा स्पेलिंग्स का ही होता है परीक्षा में। ये तीनों ही वर्ड्स सही तरीके से लिखे हुए जिस विकल्प में होंगे, उत्तर आपका वही होगा। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि NCF का अंग्रेजी में पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो हम 2005 का फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, जिसे हिंदी में नेशनल से आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय, करिकुलम को हिंदी में हम पाठ्यचर्या कहेंगे, न कि पाठ्यक्रम कहेंगे। साथियों, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों शब्द एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। उसके क्या अर्थ हैं, क्या अंतर है, मैं आपको विस्तृत बताने वाला हूँ। और तीसरा शब्द यहाँ पर F से फ्रेमवर्क है, जिसे हम रूपरेखा
रूपरेखा कहेंगे। एनसीएफ 2005 अभी तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज कहा गया है। इस एनसीएफ के अंदर सबसे मुख्य शब्द जिसके संबंध में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, वो शब्द है करिकुलम। करिकुलम शब्द अंग्रेजी का शब्द है। इस शब्द की व्युत्पत्ति को अगर हम पढ़ते हैं तो लैटिन भाषा के शब्द क्यूरे रे किससे हुआ है? क्यूरे रे से। क्यूरे रे को अगर हम हिंदी में अर्थ लिखते हैं तो इसका हिंदी रूपांतरण होता है दौड़ का मेला। साथियों, किसका मेला? दौड़ का मेला। अर्थात हमें अगर परीक्षा में करिकुलम शब्द का अर्थ पूछता है तो उत्तर देना है दौड़ का मेला, जिसकी उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज के क्यूरे रे शब्द से हुई। तो पहली मुख्य बात एनसीएफ टॉपिक की अगर आपसे पूछी जाएगी तो एक तो इसका पुराना, दूसरा इसके मूल शब्द करिकुलम की व्युत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, उसका अर्थ क्या है। साथियों, अगली बात में इस करिकुलम शब्द के अर्थ पर करने वाला हूं। करिकुलम को हमने लिखा है पाठ्यचर्या। अब पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम क्या एक ही शब्द? नहीं। पाठ्यचर्या का तात्पर्य किसी भी कक्षा के एक शैक्षिक वर्ष में निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम और उस शैक्षिक वर्ष में निर्धारित सह शैक्षिक गतिविधियां। ध्यान रखना, यहाँ पर सिलेबस जो शैक्षिक दृष्टि से तैयार हुआ है, साथ ही उस वर्ष में निर्धारित जो सह शैक्षिक गतिविधियां जिसे हम को करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं, जिसमें वर्ष भर में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताएं, वर्ष भर में आयोजित होने वाली साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं और कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम जिनसे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, उन गतिविधियों को यदि पाठ्यक्रम में जोड़ दिया जाए तो उसे हम कहेंगे पाठ्यचर्या। इस पाठ्यचर्या शब्द को आप और विस्तृत ढंग से समझ सकते हैं इस एनसीएफ 2005 के जो उद्देश्य हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, उसके जो सुझाव हैं, उनमें आपको पाठ्यचर्या एक विस्तृत विविध तरीके से आपको वहाँ पर समझने का मौका मिलेगा। फिलहाल हम इसके अर्थ को अगर संक्षिप्त में समझना चाहें तो पाठ्यचर्या बराबर पाठ्यक्रम प्लस शैक्षिक गतिविधियां जो एक शैक्षिक वर्ष में एक बालक और एक कक्षा के लिए निर्धारित की जाती है। एनसीएफ 2005 के इस टॉपिक के दो मूल और सबसे पहले दो क्वेश्चन आपके तैयार यहाँ पर हो चुके हैं। एक तो करिकुलम का अर्थ और पाठ्यचर्या का क्या तात्पर्य होगा। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एनसीएफ 2005 जब हम पढ़ते हैं तो हम इस 2005 वर्ष तक किस प्रकार पहुँचे, हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि क्या भारत स्वतंत्र हुआ, उसके पश्चात भारत की शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए क्या एनसीएफ 2005 के पहले भी भारत में शैक्षिक पाठ्यचर्या, स्कूली पाठ्यचर्या के निर्धारण के लिए क्या पहले कोई ऐसे कार्य हुए? तो एनसीएफ 2005 की अगर हम
आधार पढ़ते हैं, व्हाट आर द बेसिस, किस आधार पर एनसीएफ 2005 बना है, तो उसका एक ऐतिहासिक क्रम है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम एनसीएफ 2005 तक पहुंचना चाहते हैं तो उसका एक ऐतिहासिक विकास क्रम है, जिस विकास क्रम में इस क्रम को आपको ध्यान रखना है। एक पहले मैं इस क्रम को बताऊं उसके पहले आपको एक छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि एनसीएफ 2005 के पहले कितने एनसीएफ पूर्व में निर्मित हो चुके हैं। अगर इस तरह का प्रश्न आए तो आपको यहाँ पर मैंने एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, अब कहने का मतलब पहले एनसीएफ 75 में बना, सबसे पहले एक 10 वर्षीय पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का निर्माण 1975 में हुआ। दूसरा एनसीएफ 1988 में निर्मित किया गया और तीसरा एनसीएफ जो 2005 के पहले गठित हुआ है या उसका निर्माण हुआ है वो वर्ष 2000 में हुआ है। अर्थात एक तथ्यात्मक जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें आपको पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 के पहले कब कब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के निर्माण हुए हैं, तो उसमें आपको ये 3 वर्ष याद रखने हैं। पहला 1975, 75 के बाद 13 वर्ष के बाद 1988, 1988 के 12 वर्ष के बाद पुनः 2000 के अंदर और 2000 के बाद लेटेस्ट जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है वो आप जो इस सिलेबस में पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं वही हमारा सबसे नवीनतम पाठ्यचर्या संबंधी दस्तावेज है। इस ऑर्डर को आप ध्यान रखें। अब इसके अलावा मैं आपको 2005 के पहले एनसीएफ 2005 के जो आधार थे, आधार स्तंभ थे, उनके बारे में क्रमशः चर्चा करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एनसीएफ 1975, एक एनसीएफ 1988, एक एनसीएफ 2000, तो हमने क्रम से देखे। उस बीच में 2-3 वर्ष और हमें ध्यान रखने हैं। एक है जो 1975 के बाद देश में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको हमने लिखा है एनपीई, नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। सबसे महत्वपूर्ण बात, 1986 की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा ही हम ये कह सकते हैं, इसी के संदर्भ में एनसीएफ जो आज का 2005 का एनसीएफ है, ये राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने का एक ऐसा साधन है जिससे कि हमारे देश भारत की शैक्षिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण की विविधता के साथ राष्ट्रीय मूल्यों के सामान्य आधार निश्चित किए जा सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि एनपी जो हमारी पहली एनपी बनी थी, उस एनपी के संदर्भ में ही एनसीएफ का निर्माण हुआ है और एनसीएफ के निर्माण का सबसे बड़ा ध्येय वही है कि हमारे देश के विद्यालयों के पढ़ने वाले बालकों के अंदर राष्ट्रीय मूल्यों का विकास हो। वो राष्ट्रीय मूल्यों का विकास उसी शैक्षिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण से दिया जा सकता है, जिस वातावरण को देने के बारे में सुझाव इन सभी एनसीएफ के अंदर दिए हुए हैं और हमारे इस 2005 के एनसीएफ में भी ये बात अच्छे से संदर्भित इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई। दूसरी बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनने के बाद जो दूसरा एनसीएफ बनता है वो 1988 में बनता है। पहला 1975, दूसरा फ्रेमवर्क 1988 में जो एनपी 1986 के बेस पर ही तैयार होता है। तत्पश्चात
हमारे देश में 1992 में एक और ऐसा कार्य होता है जो भारतीय विद्यालय शिक्षा के अंदर परिवर्तन लाने हेतु, चेंजेस लाने हेतु, सुधार करने हेतु क्रियात्मक कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसे हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जान सकते हैं। इसको हम अंग्रेजी में प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जानेंगे। और इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अंतर्गत अगर सबसे महत्वपूर्ण बात आप लिख लीजिएगा कि 1992 के इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन कार्यक्रम के अंतर्गत ही पहली बार शिक्षा को बोझ रहित करने का विचार। अब ये बात आपको मैं समझा दूं कि इस NCF 2005 का भी मूल सूत्र यही है। NCF 2005 का मूल सूत्र या मूल सिद्धांत भी अगर हम कहते हैं तो वह बोझ रहित शिक्षा प्रदान करना है। कैसी शिक्षा प्रदान करना? बोझ रहित शिक्षा, जिसे हम लर्निंग विदाउट बर्डन कहेंगे। लर्निंग विदाउट बर्डन। अब इस लर्निंग विदाउट बर्डन के बारे में अगर पहली बार हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में अगर पहली बार कोई विचार आया था तो इस तरह का विचार 1992 के उसी प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसे क्रियात्मक कार्यक्रम के तौर पर चलाया गया। और इस क्रियात्मक कार्यक्रम का अगर हम महत्व देखते हैं तो उसमें पहली बार शिक्षा को बोझ रहित करने का विचार प्रदान किया गया। अब इस क्रम में हमने NCF 75 देखा, NP 1986 देखा, NCF 1988 देखा, क्रियात्मक कार्यक्रम का भी हमने जिक्र किया। इसी क्रियात्मक कार्यक्रम के बाद सबसे महत्वपूर्ण एक बात जो अब आगे हम करने जा रहे हैं वो है देश के बालकों की शिक्षा तनाव और बोझ मुक्त, टेंशन एंड बर्डन लेस एजुकेशन प्रदान करने के लिए एक 1993 ये प्रश्न आ चुका है एक बार कि भारत में तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा समिति का गठन कब किया गया? तो अपना उत्तर होगा 1993 में। 1993 में इस समिति का गठन प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। यही प्रोफेसर यशपाल शर्मा हमारे NCF 2005 के भी अध्यक्ष बाद में जाकर बनते हैं। यही प्रोफेसर यशपाल शर्मा 1993 में गठित तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा समिति के भी अध्यक्ष थे, जिन्होंने पहली बार देश में तनाव और बोझ मुक्त शिक्षा का वातावरण पैदा करने की एक पाठ्यचर्या निर्माण की बात इस समिति के बाद दिए गए सुझावों के तहत दी थी। तो मैंने NCF 2005 के पूर्व किस प्रकार से NCF बने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, क्रियात्मक कार्यक्रम 1992 आया, फिर एक महत्वपूर्ण समिति का गठन प्रोफेसर यशपाल शर्मा, इसी प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में 1993 में हुआ। तो साथियों याद रखने वाली बात है, अगर आपको NCF 2005 का अध्यक्ष नहीं पूछता है तो तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा समिति 1993 का अध्यक्ष पूछा जाए तब भी आपका उत्तर वही प्रोफेसर यशपाल शर्मा। अब 1993 के इस महत्वपूर्ण कार्य के बाद अगला NCF 2000 वर्ष 2000 में बनता है, जैसा कि पहले 1975 और 1988 में बन चुका है। इसी क्रम में अगले पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण वर्ष 2000 में होता है। इस 2000 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के बाद अगर हम हमारे वर्तमान में सबसे नवीन इस दस्तावेज की बात करने की शुरुआत करें
तो NCF 2005 पर हम आ चुके हैं। हमारा टॉपिक NCF 2005, इस संबंध में इस 2005 या नई पाठ्यचर्या के विकास करने का सबसे पहली बार अगर किसी ने विचार दिया है तो वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी, देश के हमारे जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने NCF 2005 को विकसित करने का 2002 में विचार दिया, परंतु NCF 2005 लागू नहीं हो पाया। अब आगे होता यह है कि 2000 के बाद 2004 में NCERT, जो कि इस NCF 2005 की निर्माता एजेंसी है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट NCF 2000 के बाद NCF 2005 को विकसित करने की बात अगर हम कर रहे हैं तो NCF 2005 को विकसित करने का सबसे पहला विचार वर्ष 2000 में हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, परंतु ये लागू नहीं हो पाया। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कालांतर में MHRD के आदेश पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसके आदेश पर हमारे देश की NCERT जो संस्था है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो परिषद है NCERT दिल्ली ने NCF 2005 के निर्माण के लिए पहली बार बैठक 14 और 19 जुलाई 2004 को नई दिल्ली में की, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जो प्रतिनिधि थे वे शामिल हुए, शैक्षिक पत्रकार लोग, कई बड़े प्रोफेसर, कई बड़े शिक्षाविद आदि शामिल हुए और NCF 2005 के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या निगरानी समिति का गठन हुआ, जिसे हम नेशनल करिकुलम स्टीयरिंग कमेटी भी कह सकते हैं। इस नेशनल करिकुलम स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर प्रोफेसर यशपाल शर्मा, जिन्हें हम NCF 2005 निर्माण के लिए गठित राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति के अध्यक्ष के तौर पर देखते हैं। यही प्रोफेसर यशपाल शर्मा 1993 के अंदर तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा के ऊपर बनी समिति के अध्यक्ष के तौर पर भी इन्हें हम जानते हैं। ये हमारा NCF 2005 मुख्य रूप से जिस बात को करता है वो तनाव और बोझ मुक्त शिक्षा पाठ्यचर्या के निर्माण की बात करता है। इस NCF 2005 की इस कमेटी में अध्यक्ष तो थे प्रोफेसर यशपाल शर्मा। प्रश्न अगला बनता है कि इस NCF 2005 की स्टीयरिंग कमेटी में कुल सदस्य कितने थे? तो यहाँ पर आपको जब कुल सदस्यों की संख्या पूछे तो 38 बताना है। इन 38 में 35 सदस्य तो राज्यों से थे और 3 सदस्य NCERT जो परिषद है उसके सदस्य थे। तो कुल मिलाकर उन सदस्यों की बात करते हैं तो उसकी संख्या 38 है। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर ध्यान रखना है कि राजस्थान से सदस्यों की संख्या 1 थी और राजस्थान से जो सदस्य थे वो थे रोहित धनखड़, जो जयपुर के प्रोफेसर थे, शिक्षाविद थे, जिन्हें इस स्टीयरिंग कमेटी का सदस्य बनने का मौका मिला। इसी NCF 2005 के अध्यक्ष तो थे यशपाल शर्मा, लेकिन अगर आपको इस NCF 2005 का निदेशक पूछ ले कि डायरेक्टर कौन थे, तो यहाँ पर प्रोफेसर कृष्ण कुमार को इस NCF निर्माण के लिए गठित कमेटी का निदेशक बनाया गया। प्रोफेसर कृष्ण कुमार NCF 2005 के निदेशक कहे जाते हैं।
तो प्रोफेसर यशपाल शर्मा को अध्यक्ष कहा जाता है। इसी एनसीएफ 2005 के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों में विद्यालयों की पाठ्यचर्या को गहनता से जांचने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए नेशनल लेवल पर कितने फोकस समूह बने, अगर ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित फोकस दलों या फोकस समूहों की संख्या कितनी थी, तो आपको याद रखना है कि नेशनल लेवल पर जिन फोकस समूहों का गठन हुआ उनकी संख्या 21 थी। प्रत्येक फोकस समूह के अंदर 10-10 सदस्य थे। हर फोकस समूह में 10-10 मेंबर थे। जिस फोकस समूह के सदस्यों ने पूरे देश भर के राज्यों की विद्यालयों में जो चल रही पाठ्यचर्या है उसका उन्होंने एक बार अध्ययन किया और नए एनसीएफ 2005 के अंतर्गत उन्होंने प्रमुख सुझाव प्रदान किए। एनसीएफ 2005 पर गठित इन सभी फोकस दलों और सदस्यों के प्रयासों से एनसीएफ 2005 की रूपरेखा तैयार हो चुकी थी और ये रूपरेखा मई 2005 में प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में तैयार हो गई थी। मई 2005 में तैयार इस ड्राफ्ट को संपूर्ण देश के अंदर लागू करने की तिथि आपको याद रखनी है 1 जुलाई 2005, अर्थात एनसीएफ लागू कब हुआ पूरे देश भर में, तो आपका उत्तर होगा 1 जुलाई 2005, जिसे 17 राज्यों ने एक साथ पहली बार में स्वीकार किया। अर्थात कि सभी राज्यों ने तो इस एनसीएफ ड्राफ्ट को स्वीकार नहीं किया, परंतु सर्वप्रथम 17 राज्यों ने एक साथ एनसीएफ 2005 के इस ड्राफ्ट को स्वीकार किया। इसी तरह से एक प्रश्न बनता है कि एनसीएफ 2005 का ड्राफ्ट कितनी भाषाओं में प्रकाशित है, तो आपको 22 भाषाओं की जानकारी रखनी है जिनका 8वीं अनुसूची में नाम दर्ज है, अर्थात संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त सभी 22 भाषाओं में इस एनसीएफ 2005 के ड्राफ्ट का प्रकाशन हुआ। इसी एनसीएफ 2005 की एक भाषाई सलाहकार समिति भी थी जिसने की भाषा संबंधी जो जितने भी समस्याएं थी उन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक लैंग्वेज एडवाइजरी कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष प्रसिद्ध भाषाविद, साहित्यकार और शिक्षाविद डॉक्टर नामवर सिंह थे, जिनका 2008 में निधन हो चुका, 2018 में निधन हुआ है हाल ही में। वे उस वक्त एनसीएफ 2005 के लिए गठित भाषाई सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो 2005 के इस एनसीएफ के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तथ्यात्मक रूप से आपको याद रखनी चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई फैक्टफुल क्वेश्चन बनता है तो ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। एनसीएफ 2005 का जो पहला भाग है हमने यहाँ पर खत्म किया है। एनसीएफ 2005 टॉपिक का दूसरा भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम एनसीएफ 2005 के 5 अध्यायों का विस्तृत अध्ययन, साथ ही एनसीएफ 2005 के 5 उद्देश्य और एनसीएफ 2005 में दिए गए 5 सिद्धांतों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और एनसीएफ 2005 में दिए गए समस्त सुझावों की जो बात है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। एक खास बात कोऑर्डिनेशन की बता दूं कि जिस प्रकार इस हमारे फ्रेमवर्क का वर्ष 2005 है, इस फ्रेमवर्क में अध्याय भी 5 हैं, दिए गए उद्देश्य भी 5 ही हैं और सिद्धांत भी 5 ही हैं। तो साथियों, इस एनसीएफ 2005 के पहले पार्ट को हम यहीं पर खत्म करेंगे। अगले भाग को हम जल्द ही देखेंगे। तब तक आप सभी इस पहले भाग को बड़े माइन्यूटली अध्ययन कीजिए, ज़रूर आपको अपनी परीक्षा में लाभ होगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।